दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर एस.आर. सागर। मैं आपको आज बताऊंगा कि भारत के किन राज्यों से 4000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली निकली है। जी हाँ, वैसे जो अभ्यर्थी हैं जो PhD किए हुए हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, है ना, या सेट क्वालिफाइड हैं, तो वैसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत सुनहरा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। इसके लिए क्या है योग्यता, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएंगे, किस पैटर्न पर एग्जाम होंगे या फिर API बनेगा, इन सारे चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल पर। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो भी दे दिया है कि जो है ये 29/4 तक जो है फॉर्म भरा जाएगा। कितने पद हैं? द गवर्नमेंट हैव गारंटेड परमिशन टू फिल द 4000 वैकेंसीज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 4000 से अधिक पद पर यहाँ बहाली निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं कि इस पर कितने पद हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेजेज ऑफ एजुकेशन, पोस्ट कोड है 24 ASC और 4000 पोस्ट है यहाँ पर। पे स्केल आपका जो है वो है 57,700 से स्टार्ट है, 57,700। लेवल 10 की वैकेंसी है, लेवल 10 की वैकेंसी है। और जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन डेट है 14 तारीख का, 14 मार्च का नोटिफिकेशन है। और जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग टाइम है वो 28 मार्च का, यानी 28 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और ये फॉर्म का लास्ट सबमिशन डेट जो है वो 29/4 तक होगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर लास्ट टाइम जो फॉर्म भरने का ध्यान दीजिएगा, ये 29 अप्रैल तक है। 29 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी 28 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा? तो ये 4/8 को एग्जाम होगा, 8वां महीना, यानी 4 अगस्त को एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू का डेट नहीं दिया है, इंटरव्यू डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड लेटर, यानी वो बाद में जो है अनाउंस किया जाएगा। और उस 4000 वैकेंसी में देखिए क्या क्या है। बैकलॉग वैकेंसी 72 है, शॉर्टफॉल वैकेंसी 4 है, और डिफरेंटली एबल्ड के लिए 3 है। और जो करंट वैकेंसी है वो 3921 है, यानी 4000 में से जो है 3921 जो है वो करंट वैकेंसी है। कितना है? 3921 जो वैकेंसी है वो करंट वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 400 की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट वैकेंसी पर किस विषय में कितने पद हैं उसकी बात कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, GT जो लिखा हुआ है ये जनरल कैटेगरी है। GT क्या है? ये जनरल कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी GT है। किस विषय में कितने पद हैं? चूँकि विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूं। देखिए, बायोकेमिस्ट्री में 24 हैं, बायोलॉजिकल साइंस में 1 सीट है, बोटनी में 115 है, प्लांट बायोलॉजी में 28। इसके अलावे जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें 5 सीट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20, कंप्यूटर साइंस में 244 सीट है, बहुत सीट हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 76 है, केमिस्ट्री में 263 सीट। देखिए कितना, बहुत अधिक सीट की वैकेंसी है। कॉमर्स में भी 296 सीट की वैकेंसी है। उसके बाद और जो बड़े पद हैं उसको मैं बता दूं। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 14 हैं, है ना। कॉमर्स ई कॉमर्स में 1 है, कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस में 21 हैं। और मैं बड़ा बड़ा वैकेंसी लेके बताता हूँ आपको। इंग्लिश में 656 सीट हैं, इकोनॉमिक्स में 161 सीट हैं। कितना है? इकोनॉमिक्स। एजुकेशन में 45 हैं, इलेक्ट्रॉनिक में 21। उसी तरह से बड़े विषयों की बात करते हैं, छोटे विषयों की जिनको चाहिए वो हमें मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उनको भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर। SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पर आप जाके जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ इसको शेयर कर दूंगा, है ना। चलिए, ज्योग्राफी में 78 सीट है, जियोलॉजी में 28, हिस्ट्री में 126 सीट। इसके अलावे होम साइंस में 36 हैं, है ना। और बड़े विषयों को मैं बता दूं, छोटे विषयों को मैं हमें कमेंट में भेजिए, जिनको ज़रूरत है मैं उनको भेज दूंगा। मैथमेटिक्स में 318 है, माइक्रोबायोलॉजी है 32 सीट, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स 26 है, पॉलिटिकल साइंस में 37 सीट है,
वही फिजिक्स में 226 सीट हैं। इसी तरह से कई विषय और भी, स्टैटिस्टिक्स साइंस में 80 सीटें हैं, और भी हैं कई विषय। खैर तमिल में 569 सीट हैं जो सबसे अधिक हैं। उसी तरह से जियोलॉजी में जो है 132 सीट है, कुल मिलाकर के 3,921 सीट हैं, जिसमें 800 जो 49 और 332 है ये जनरल सीट हैं। अब सवाल है कि ये बहाली कैसे होगी, बहाली का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से बहाली होगी, इंटरव्यू कैसे होगा, वही बता देता हूँ। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि एज लिमिट क्या है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा जो चांस है, जो बहुत बड़ा फायदा है वो एज लिमिट को लेकर है। यहाँ पर कह रहा है एज लिमिट, कैंडिडेट शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 57 ईयर्स ऑन 1/7/2024, यानी 1/7/2024 को आपका एज 57 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 57 साल से। और अदर स्टेट में अगर आप देखेंगे तो कहीं 40 ईयर्स है, किसी किसी स्टेट में तो 30 साल भी दे दिया है। तो यहाँ पर जो है बड़ा चांस है। वैसे कैंडिडेट जो छूट गए हैं, जिनका अभी तक नहीं हुआ है और उनमें योग्यता है, तो 57 साल तक का आपको मौका दे रहा है यहाँ पर ये राज्य। मैं सारा डिटेल बताऊँ कहाँ से है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या लिंक है, वो सारा मैं बताऊँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उस लिंक को मैं दे दूँगा। अब सवाल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एज पर G.O.MS नंबर 05 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट डेटेड 1/11/21। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है? डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, सोशल साइंस, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। देखिए क्या है यहाँ पर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए A और B। यहाँ पर ध्यान रखिए A और B दिया है। A में क्या है? A में कहता है कि अ मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स in a concerned relevant allied subject from Indian University or an equivalent degree from an accredited foreign university, यानी कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, उससे 55% के साथ आपकी मास्टर डिग्री जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, या उसी सब्जेक्ट में या उससे संबंधित विषय में, या जो एलाइड सब्जेक्ट है उसमें भी है, तो अब काम चल जाएगा, है ना। इसके बाद A नंबर हो गया, 55% मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी जो बात है ना, इसमें एक तो हो गया हमारा, और कुछ कैंडिडेट है उनको छूट भी है 5% मार्क्स का, 55 मार्क्स जो है उसमें छूट है 5% का। जैसे आपको मान लीजिए कोई OBC है या फिर अदर कैटेगरीज हैं, या मान के चलिए जिसकी PhD डिग्री 90-91 के पहले की है, उसको 5% की छूट है, यानी इसको 50% ही चाहिए। उसके बाद एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर, एक तो MA हो गया, दूसरा क्या है एलिजिबिलिटी? Besides fulfilling the above qualification, the candidate must have cleared the national eligibility test NET or conducted by the UGC or CSIR or similar test accredited by the UGC like SLAT, SET, who have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards and procedures of award MPhil PhD regulation 2009 और 2016। क्या कर रहा है? या तो आप UGC नेट क्वालिफाई हो, या CSIR नेट क्वालिफाई हो, या सेट क्वालिफाई हो। ठीक है, अगर ये नहीं है और आप PhD क्वालिफाइड हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन PhD जो होना चाहिए वो 2009 या 2016 के रेगुलेशन से होना चाहिए, तब आपको छूट है। किस रेगुलेशन से? 2009 और 2016 के रेगुलेशन से यदि आपने PhD किया है तो आप नेट से एग्जेम्प्टेड हैं। नेट आपको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं, नेट से आपको छूट है। अब उसके अलावा जिन्होंने पहले किया है, 2009 या 16 रेगुलेशन के पहले किया है, उसको क्या है, उसको कैसे छूट मिलेगा, तो इस बात पर हम चर्चा करते हैं। जैसे भारत के कई राज्य हैं जहां 2009 रेगुलेशन 2009 में लागू नहीं हुआ, बल्कि 2013-14 में लागू हुआ, तो वहां पर उसके पहले जो 2013-14 तक जो PhD किए जिन्होंने, उनको वहाँ दिक्कत हो गई, उनका वैलिड नहीं है, तो उनको भी वैलिड है, लेकिन कैसे वो मैं बता रहा हूँ। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट, क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर द PhD प्रोग्राम्स प्रियर टू जुलाई 2009, यानी जो जुलाई 2009 के पहले जिन्होंने PhD में रजिस्ट्रेशन करा लिया है, शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द देन एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस एंड बायलॉज रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन अवार्डिंग द डिग्री सच एज PhD कैंडिडेट शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट नेट सेट फॉर रिक्वायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट पोजीशन यूनिवर्सिटी कॉलेजेज इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन।
उसको किस कंडीशन के हिसाब से छूट मिलेगा नेट से? कौन? जिन्होंने 2009 के 11 जुलाई 2009 के पहले रजिस्ट्रेशन कराया है पीएचडी में, उसको पहला है द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड, यानी उसकी पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में होनी चाहिए। किसमें? रेगुलर मोड में होनी चाहिए। दूसरा, द पीएचडी थीसिस हैव बीन एवेल्यूएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, उसकी पीएचडी थीसिस जो है कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों ने जांचा हो, बाहरी एक्सटर्नल ने जांचा हो। देखिए 2 बाहरी एक्सटर्नल, एक रेगुलर मोड। तीसरा, एन ओपन वाइवा वोसी ऑफ द कैंडिडेट हैव बीन कंडक्टेड, यानी क्या है? उसका वाइवा हुआ हो, वाइवा हुआ हो पीएचडी डिग्री मिलने के पहले, रिजल्ट घोषित होने के पहले। तीसरा कंडीशन। चौथा क्या कंडीशन है? द कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज हर पीएचडी वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज रेफर जर्नल, यानी और उसका 2 पेपर जो है रिसर्च पेपर हो, आर्टिकल हो, किसी संदर्भित जर्नल में छपा हुआ हो। क्या क्या हो गया? रेगुलर मोड में पीएचडी हो गया, थीसिस को किसी 2 एक्सटर्नल ने जांचा हो, तीसरा ओपन वाइवा वोसी हुआ हो, चौथा कि उसका जो रिसर्च पेपर है वो उसके पीएचडी से संबंधित हो, और किसी 2 रिसर्च पेपर उसका किसी संदर्भित जर्नल, रेफर जर्नल में, पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो। उसके बाद एक और है, द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर्स बेस्ड ऑन हिज हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स स्पॉन्सर्ड फंडेड स्पॉट सपोर्टेड बाय यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर एंड एनी सिमिलर एजेंसी। 2 पेपर पब्लिश होना चाहिए, है ना, रेफर जनरल में। और क्या है? 2 पेपर उसका जो है वो प्रेजेंट किया हो किसी सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में। किस सेमिनार में? वैसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस जो यूजीसी से फंडेड हुआ हो, आईसीएसएसआर से फंडेड हो, सीएसआईआर से फंडेड हो, या और उस तरह से किसी एजेंसी से फंडेड हो। तो वैसे कैंडिडेट का पीएचडी जो 2009 रेगुलेशन के पहले का है वो वैलिड होगा। ठीक है। उसके बाद द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। अब कह देने से तो नहीं होगा, ये सर्टिफाइड होना चाहिए वहाँ के रजिस्ट्रार से या तो फिर डीन से, जिस यूनिवर्सिटी उन्होंने पीएचडी की है। ये हो गया कि अगर 2009 के पहले आपका पीएचडी है तो आपके साथ क्या होगा? आपका भी वैलिड होगा, लेकिन इन 5 कंडीशन के तहत। उसके बाद मान लीजिए किसी ने विदेश से पीएचडी किया है तो उसका पीएचडी डिग्री यहाँ वैलिड होगा कि नहीं होगा, वो भी है। देखिए पीएचडी डिग्री विदेशी पीएचडी वैलिड होगा। द पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ अ रैंकिंग अमंग द टॉप 500 इन द वर्ल्ड रैंकिंग एट एनी टाइम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी भी समय में यदि उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूशन से जहाँ से उन्होंने विदेश से पीएचडी डिग्री प्राप्त की, अगर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में है तो उसकी पीएचडी डिग्री वैलिड हो जाएगी, उसको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाल यहाँ पर है दोस्तों, ये वैकेंसी कहाँ की है? तो ये वैकेंसी है तमिलनाडु की। अब कहिएगा तमिलनाडु कौन जाएगा? यही ना, तो तमिलनाडु क्यों नहीं जाइएगा? अगर बीसी बन जाइएगा तमिलनाडु जाइएगा ना, या तमिलनाडु को आदमी बीसी बनता आपके यहाँ आइएगा ना, तो वाइट कलर जॉब ना है जी, असिस्टेंट प्रोफेसर की ना नौकरी है क्लास, और तो फिर लोग क्यों नहीं जाएगा? जाएगा। अब किसी किसी राज्य में है, जैसे उड़ीसा में क्या है, उड़िया आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या लिखा है, नॉलेज एडेक्वेट नॉलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट नेमली तमिल एज पर तमिलनाडु कॉलेजिएट एजुकेशनल सर्विस रूल एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू एनी category of the service of collegiate education by the direct recruitment whose mother tongue is other than Tamil or who have not studied Tamil in any school or college should pass the special language test। क्या कर रहा है? Who have not studied Tamil in any school or college should pass the special language test। उसको भी लैंग्वेज टेस्ट में जो है पास होना चाहिए। इन तमिल फॉर ऑफिसर्स टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट हैविंग कोड पेपर 1 एंड कोड 42 पेपर कंडक्टेड बाय TNPSC विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। 2 साल का समय है। अप्लाई कैसे करें? ये है, देखिए हाउ टू अप्लाई। देखिए क्या है www.trb.tn.gov.in पर जो है पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है, वहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सवाल यह एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन
के बाद बहाली आपकी होनी है। अब मान लीजिए किसी स्टेज में गेस्ट फैकल्टी है, उसको क्या मिलना है ना, तो गेस्ट फैकल्टी को कितना मार्क्स मिलना है मेरिट में उसका, उसको जैसे मान लीजिए कोई बिहार में या झारखंड में या कोई उत्तर प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी है, तो उसको क्या वहाँ पर वेटेज मिलेगा, उसको वेटेज मिलेगा। तमिलनाडु वेटेज देगी, कैसे वेटेज देगी वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, थोड़ा ध्यान से रखिए, सब्र कीजिए। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होती है उसके अच्छे से रेगुलेशन को हम समझाते हैं, हम बताते हैं, क्योंकि अध्ययन करते हैं रेगुलेशंस का, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कैसे क्या होना है, ताकि आपसे कहीं गलती ना हो जाए। कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे वही बता ही देता हूं पहले मैं, उसके बाद जो है आपको चलेंगे। देखिए 10th और 12 का मार्कशीट लगेगा, है ना। डिप्लोमा किए हैं तो उसका, देखिए यूजी डिग्री का सभी पार्ट का मार्कशीट लगेगा, सभी सेमेस्टर का, या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का। पीजी डिग्री का सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर और डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री है या प्रोविजनल है तो वो चाहिए। मार्कशीट चाहिए पीजी का सभी सेमेस्टर का। उसके बाद एमफिल डिग्री अगर आपने किया है तो मार्कशीट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। बीएड है तो भी डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। एमएड अगर है तो भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। पीएचडी डिग्री का क्या है, वाइवा वोसिका अप्रूवल लेटर इसको चाहिए, है ना। वाइवा वोसिका, नेट है तो नेट का सर्टिफिकेट चाहिए, और अदर सर्टिफिकेट कम्युनिटी सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी उनको चाहिए, इस वेबसाइट पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी अनाउंस इन geo.ms. नंबर 246 हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट 8/11/2022 एज बिलो, है ना। द मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन शैल बी फिक्स टू 200 नंबर का मार्क्स होगा। 15% ऑफ द मार्क्स शैल बी फॉर इंटरव्यू, 15%, 200 नंबर का 15% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू पर, यानी 200 एग्जाम है तो 15% यानी 30 नंबर जो है वो हो जाएगा आपका इंटरव्यू पर। क्या क्या होगा एग्जाम में, स्कीम क्या होगा, फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होगा, है ना, और एक सेक्शन में जो है 25 क्वेश्चन होगा तमिल लैंग्वेज का, एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन तमिल लैंग्वेज का, और रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो है वो जीके का होगा, करंट अफेयर का होगा। क्या है, 25 क्वेश्चन तमिल का और जो 25 क्वेश्चन है वो जीके का होगा, है ना। चलिए फर्स्ट पेपर में, उसके बाद कहता है सेक्शन बी ऑफ पेपर 1, सेक्शन ए सेक्शन बी ऑफ पेपर 1 शैल बी मेंशन्ड, ये दिया हुआ इस नोटिफिकेशन में, क्या मेंशन है ये देख लीजिए। देखिए रिटन एग्जामिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड है, 200 मार्क्स का है, पेपर 1 100 मार्क्स का है, और सेक्शन ए में जो होगा उसमें 1 घंटा का 50 क्वेश्चन, 25 + 25 है, वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी 50 मार्क्स का एग्जाम है। उसके बाद सेक्शन बी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है ना, और उसमें जो है 2 घंटे का है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना, आउट ऑफ 10 में वो 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स हैं, है ना, 5 को 1 क्वेश्चन और टोटल 50 मार्क्स का। पेपर 2 जो है आपका 3 घंटे का होगा, जो 100 मार्क्स का होगा पेपर 2। और सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 1 घंटे का, और 50 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, और उसमें आपको मिलेंगे 50 नंबर। वही सेक्शन बी जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, उसमें 8 क्वेश्चन में 5 के जवाब देने हैं, और 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, कुल मिलाकर के 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 200 का एग्जाम हो गया। अब जो देखिए क्या है कि यहाँ पर इंटरव्यू जो 30 नंबर का होगा वो क्या है, देखिए इसमें है 40% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, 30% मार्क्स जो है ये रिजर्व कैटेगरी के लिए रिटन एग्जाम में लाना जरूरी है। उसके बाद 30 नंबर का वाइवा वोसी होगा, उसमें कितना पर होगा, कितना नंबर मिलेगा। देखिए कंटेंट पर, वेदर द कैंडिडेट प्रेजेंट रिलेवेंट एंड वेल ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मटेरियल, यानी आप जो कंटेंट डिलीवर कीजिएगा अगर अच्छा आपने किया तो 9 मार्क्स मिलेंगे, या उससे कुछ कम भी मिल सकते हैं। डिलीवरी, आपने कंटेंट को डिलीवर कैसे किया, कैसे ऑडिबल है, जो आपने प्रेजेंट कर रहा है उसके टाइम में वो किस तरह से ऑडिबल है, आपका जो वॉइस का फ्लक्चुएशन है या अंडरस्टैंडेबल है वो कैसा है, क्लियर है कि नहीं है, उस पर 9 मार्क्स हैं। लैंग्वेज यहाँ पर है वेदर द कैंडिडेट प्रोफिशिएंट इंग्लिश और तमिल, यानी इंग्लिश और तमिल में आपको देना होगा प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या तमिल, दोनों में कोई एक, 6 मार्क्स पर है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर 6 मार्क्स है, कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अब मान लीजिए कोई गेस्ट लेक्चरर है, उसको क्या है, देखिए फॉर गेस्ट लेक्चरर हु हैव टॉट इन गवर्नमेंट कॉलेजेज, है ना,
जिसको टीचिंग एक्सपीरियंस है, गेस्ट लेक्चरर, उसको मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेंगे। 1 साल का 2 मार्क्स और ये 7.5 नंबर मिले, 7.5 साल का 15 अंक मिलेंगे। यानी ये 12 महीना पर नहीं बल्कि ये 11 महीना पर काउंट कर रहा है 15 मार्क्स। दो मार्क्स 11 महीना पर है, यानी आपके पास अगर 7.5 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, कम का है तो कम मिलेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस कम मिले इसका मतलब नहीं कि आपको मेरिट कम हो जाएगा। देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर ही मिला, तो 5 नंबर यहाँ बच गया, 5 बच गया ना जी। तो वो 5 नंबर आपके यहाँ माइनस नहीं हो रहा है, आपके भैवा बोसी में जो है ऐड हो रहा है 5 नंबर। किस में ऐड हो रहा है? भैवा बोसी में 5। जैसे आप बचा भैवा बोसी 15 का, तो ये 5 यहाँ ऐड हो जाएगा तो 20 का भैवा हो जाएगा आपका, है ना। तो ये दोनों मिला के 30 मार्क्स हैं गेस्ट लेक्चरर के लिए। कितना? 30 मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गेस्ट लेक्चरर को यहाँ पर वेटेज है। अब रेगुलेशन यूजीसी ने कई बार बदला है, तो लास्ट में जो रेगुलेशन है 2010 का वो है पीजी प्लस नेट टेस्ट एग्जाम्प्टेड, जो पीएचडी है वो एग्जाम्प्टेड है ना। उसका सिलेबस भी डिटेल से दे दिया है। मैं आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको पूरा डिटेल भेज देंगे, है ना। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं रहा, है ना। और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को बता दीजिएगा। और दोस्तों मैं भी बता दूं, हमारा जो अपना वेबसाइट है www.srsschoolofeconomics.in हमारा वेबसाइट है। हमारा ऐप भी इसी नाम से है, SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको किसी भी तरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो, रेलवे की, SSC की, बैंकिंग के, असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीचर की, है ना, हेडमास्टर की, तो हमारे वेबसाइट पर विभिन्न तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। आप वहां से परचेज कर सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।